नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, हमारे जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम जो प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं, 2 प्रैक्टिस सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा मैं फिर आपके सामने लेके हाजिर हूँ। तो प्रैक्टिस सेशन शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार बोलना चाहूँगा कि हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन की ओर और चलते हैं, देखते हैं कि आज हमारे पास कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ठीक है, तो देखिए, पहला यह है कि अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये पूछा गया कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी है कार्यानंद शर्मा और ऑप्शन नंबर डी है बाबा रामचंद्र। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बाबा रामचंद्र। तो देख लीजिए, इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा, क्योंकि सहजानंद सरस्वती जो थे वो क्या थे? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले महासचिव, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले महासचिव अगर आपसे पूछता है तो देख लीजिए महासचिव कौन थे इसके? एन.जी. रंगा। कौन थे इसके? महासचिव एन.जी. रंगा थे। और दोस्तों 1 सितंबर 1936 से, कितने से? 1 सितंबर 1936 यानी 1936 से अखिल भारतीय किसान दिवस मनाना, ठीक है, किसकी शुरुआत की गई? किसान दिवस मनाने की शुरुआत की गई। और कब से की गई ये? 1 सितंबर 1936 से। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता कि इसके पहले महासचिव कौन थे, तो इसके पहले महासचिव थे एन.जी. रंगा। और सॉरी, 1 सितंबर 1936 से किसान दिवस मनाना क्या किया गया था? शुरू किया गया था। ठीक है, आगे आगे हमारे सामने एक और प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दूसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1876, तीसरा है इंडिया लीग 1872 और चौथा है पूना सार्वजनिक सभा 1870। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा यह गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्लियर? तो देख लीजिए आप लोग, इनमें से जो सही नहीं है वो होगा आपका ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब ये सही क्यों नहीं है ये भी आप लोग देख लीजिए। तो इंडिया लीग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1875। ठीक है, 1875 में की गई थी। और ऑप्शंस हमारा क्या दे रखा है? 1872, 1872 दे रखा है, जो कि क्या है? गलत है। जो कि क्या है? गलत है। अब अगर आपसे पूछता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, अगर आपसे पूछता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों शिशिर घोष। किसने की थी? शिशिर घोष के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? शिशिर घोष के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछता है दूसरा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देख लीजिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी, किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। दूसरा, अब ये की कहां पे गई थी? तो ये भी देख लीजिए, ये जो की गई थी वो कहां पे की गई थी? लंदन में। कहां पे की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना लंदन में की गई थी। अब हमारे पास है इंडिया एसोसिएशन। तो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी देख लीजिए आप लोग। तो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ
बनर्जी। किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? इंडिया एसोसिएशन की। दूसरा बचा है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये देख लीजिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे किसके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? पूना सार्वजनिक सभा की। और ये कब की गई थी? 1870 में। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन, इंडिया लीग और पूना सार्वजनिक सभा। क्लियर? आगे आगे हमारा प्रश्न दे रखा है कि किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का श्रेय जाता है? या ये भी पूछ सकता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक और लॉर्ड ही है बस, ये लॉर्ड कीजिए आप लोग रिपन। लॉर्ड तीसरा है लॉर्ड रिपन और चौथा है लॉर्ड डफरिन। चौथा कौन सा है दोस्तों? लॉर्ड डफरिन। तो देख लीजिए, इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो श्रेय जाता है स्थापना का, वो किसे जाता है? लॉर्ड रिपन को जाता है। ठीक है, अब लॉर्ड लिटन का देख लीजिए। लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? तो लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर, इसके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। ठीक है, या प्रेस अधिनियम बोल सकते हो। और ये वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम था क्या? कि इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी जो न्यूज़पेपर जो थे, जो मीडिया थी, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। वो किसके द्वारा लगाया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा लगाया गया था। दूसरा अगर आपसे पूछता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक को देख लीजिए। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय इंडिया में प्रिंस ऑफ वेल्स, कौन आया था? प्रिंस ऑफ वेल्स। और ये कब आया था? 1876। ये 1876 में भारत आया था। महारानी जो विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया का ये कौन था? पुत्र था। और जब ये भारत आया था तो उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो वो था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी? लॉर्ड डफरिन की, तो देख लीजिए, कांग्रेस की स्थापना के समय, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय जो था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। क्लियर? आगे, निम्नलिखित युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? निम्नलिखित युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने कथकली, ऑप्शन बी है आपके सामने मेघालय का बंबू नृत्य, ऑप्शन सी है आपके सामने मयूरभंज का छऊ और ऑप्शन डी है आपके सामने पंजाब का भांगड़ा। कौन सा है? पंजाब का भांगड़ा। तो देख लीजिए, ऑप्शन इसका हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी मेघालय का बंबू नृत्य। ये कैसा नृत्य है? ये युद्ध संबंधी नृत्य है। और ये जो नृत्य किया जाता है, इस नृत्य को तलवार लेके किया जाता है। क्या लेके किया जाता है दोस्तों? तलवार लेके इस युद्ध को किया जाता है। अगर आपसे ये पूछता है किसी पेपर में कि कथकली कहाँ का नृत्य है, तो याद रख लीजिए, कथकली जो नृत्य है वो कहाँ का है? केरल का नृत्य है। और अगर आपसे ये पूछता है कि मयूरभंज का छऊ ये नृत्य कहाँ का है, तो ये नृत्य है ओडिशा का। ये नृत्य कहाँ का है? ये नृत्य है ओडिशा का। और दूसरा ये तो बताइए आपको, पंजाब का ये भांगड़ा नहीं है, ये भांगड़ा है, तो ये कहाँ का है? पंजाब का। क्लियर है?
युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो मेघालय का बम्बू नृत्य है। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कथकली केरल का नृत्य है। और मयूरभंज का छऊ कहाँ का नृत्य है? तो ये उड़ीसा का है। और भांगड़ा कहाँ पे होता है दोस्तों? पंजाब में। क्लियर? आगे, लोक चित्र मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? लोक चित्र मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी है बिहार और ऑप्शन नंबर डी है असम। क्लियर? तो मधुबनी जिला कहां पे पड़ता है दोस्तों? बिहार में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो कौन सा होगा? बिहार। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, आगे, आगे पूछा गया कि बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली की ख्याति प्राप्त की? बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली की ख्याति प्राप्त की? ठीक है, तो देख लीजिए, ऑप्शन दे रखे हैं भारतनाट्यम, ऑप्शन बी है कचिपुड़ी, ऑप्शन सी है कथक और ऑप्शन डी है ओडिसी। कौन सा है? ऑप्शन डी है ओडिसी। तो कौन सा सही होगा इसमें? देख लीजिए, बिरजू महाराज जो थे वो किससे संबंधित थे? कथक से। किससे संबंधित थे? बिरजू महाराज जो थे वो किससे संबंधित थे? कथक से। और अगर पेपर में आपसे पूछता है कि कथक जो नृत्य है ये नृत्य है कहाँ का, तो आप लोगों को बता देना है एकदम कि कथक जो नृत्य है वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। दूसरा, अगर आपसे पूछता है कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो आपको बता देना है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु। कहाँ का नृत्य है? भरतनाट्यम, सॉरी, ठीक है, तमिलनाडु का है। कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। और दूसरा, अगर आपसे पूछता है कि कचिपुड़ी, दूसरा अगर आपसे पूछता है कि कचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो आप लोग बता देना है आप लोगों को कि कचिपुड़ी जो है ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो कचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। क्लियर? आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इधर आपको दे रखे हैं ये घास के मैदान और इधर आपको दे रखे हैं कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने डाउन्स, घास का मैदान का नाम है डाउन्स और ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ये सामने दे रखा है। पंपास अर्जेंटीना, प्रेरी यूएसए और स्टेपी भारत। ठीक है, तो ये पूछा क्या गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो सही कौन सा नहीं है? तो देख लीजिए, सही आपका ये नहीं है, सही आपका ये नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये भी देख लीजिए आप लोग, स्टेपी जो पाया जाता है वो भारत में नहीं पाया जाता, ये कहां पे पाया जाता है? यूरेशिया। कहां पे पाया जाता है? यूरेशिया में। ठीक है, ये कहां पे पाया जाता है? यूरेशिया में। बाकी डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, ये एकदम सही है। पंपास अर्जेंटीना में ये सही है और प्रेरी यूएसए में ये भी क्या है? एकदम सही है। क्लियर? आगे, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं? गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित हैं? ऑप्शंस है आपके सामने नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है आपके सामने चंबल नदी, ऑप्शन सी है आपके सामने कृष्णा नदी और ऑप्शन डी है आपके सामने कावेरी नदी। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा एकदम वो कौन सा होगा? चंबल नदी पे। कहां पे? चंबल नदी पे। और चंबल नदी पे कहां पे? राजस्थान में। चंबल नदी पे कहां पे? राजस्थान में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, आपसे अगर पूछा जाता है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, तो देख लीजिए, नर्मदा नदी पर जो बांध है वो है बरगी बांध। कौन सा बांध है? बरगी बांध। दोस्तों ये कहां पे है? ये नर्मदा नदी पे है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता है कि कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है, तो देख लीजिए, कृष्णा नदी पे अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा बांध है, तो नागा अर्जुन सागर बांध। कौन सा? नागा अर्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध कहां पे है? कृष्णा नदी पे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कावेरी नदी पे कौन सा बांध है, तो देख लीजिए, कावेरी नदी पे है दोस्तों कृष्ण
सागर। कौन सा बांध है? कृष्ण सागर बांध। ठीक है, या कावेरी नदी पे कृष्ण, ये कृष्ण राज होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये कृष्ण राज सागर बांध, कृष्ण राज सागर बांध, ये कहां पे है? तो ये कावेरी नदी पे। क्लियर? आपसे फिर एक बात देख लीजिए आप लोग, गांधी सागर, जवाहर सागर ये और राणा प्रताप सागर ये चंबल नदी पे है, नर्मदा नदी पे बरगी बांध है, और कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध है, और कावेरी नदी पे कौन सा है? कृष्ण राज सागर बांध है। क्लियर? ठीक है, आगे। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? संसार की ये इसके ऑप्शंस सही नहीं हैं। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी या यमुना नदी। ठीक है, इसके ये ऑप्शंस सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो अधिकतम वर्षा होगी वो नदी में थोड़ा ना होगी, है ना? तो ये क्या है? इसके ऑप्शंस मिसप्रिंट हैं। ठीक है, आगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। यह पूछा गया है कि विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है माजुली नदी द्वीप, वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन एक है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, और ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? तो देख लीजिए, ये जो नदी पर स्थित है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन से द्वीप के बारे में बात कर रहा है? तो ये द्वीप के बारे में बात कर रहा है, माजुली द्वीप के बारे में। कौन से द्वीप के बारे में? माजुली द्वीप के कौन सी नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्लियर? आगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य है। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, पूछा गया है। क्या पूछा गया है? उद्देश्य नहीं है। क्लियर? पहला, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है कि आर्थिक विकास प्रोत्साहित होना चाहिए, ये रिजर्व बैंक की नीति का क्या एक उद्देश्य है। क्लियर? दूसरा, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, बिल्कुल सही है। क्रेडिट कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। तीसरा, मुद्रास्फीति के दबाव में नियमित मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, बिल्कुल सही है। एक सेकंड रुकिए आप लोग, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। ये तीनों ऑप्शंस आपके क्या है? ये सही है। और चौथा क्या है? सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ये रिजर्व बैंक का काम नहीं है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ये रिजर्व बैंक का काम नहीं है। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा, क्योंकि सामाजिक न्याय जो उद्देश्य करना काम होगा वो किसका होगा? सरकार का होगा। किसका होगा? सरकार का होगा। ठीक है, ये रिजर्व बैंक का काम नहीं होगा। क्लियर? आगे। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है। पहला, वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। दूसरा, वे पारंपरिक हैं। तीसरा, उनका प्रबंध करना आसान है। और चौथा, सरकार उनकी सहायता करती है। तो देख लीजिए, ये इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग, कौन से? लघु एवं कुटीर उद्योग बहुतों को क्या करते हैं? रोजगार प्रदान करते हैं। आगे। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं। ऑप्शन एक, विधिग्राह मुद्रा, ऑप्शन बी दुर्लभ मुद्रा, ऑप्शन सी सुलभ मुद्रा, और ऑप्शन डी गर्ण मुद्रा। ठीक है, फिर से एक बार प्रश्न पढ़िए आप लोग। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने विधिग्राह मुद्रा। ठीक है, यानी
कोई भुगतान करेगा कानूनी तौर पर तो कोई लेने से इनकार नहीं करेगा, और ऐसी मुद्रा को क्या कहा जाएगा? जो कानूनी तौर पे सही होगी, जो कानूनी तौर पे ग्रहण की जाएगी, विधिग्राह्य मुद्रा, यानी विधि के द्वारा ग्रहण की जाने वाली मुद्रा क्या कहलाएगी? विधिग्राह्य मुद्रा। क्लियर? आगे, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, यानी कितने हमारे यहाँ पे निर्धनता कितनी है उसका आकलन कैसे किया जाता है। ऑप्शंस हैं दोस्तों आपके सामने, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। ऑप्शन बी है आपके सामने परिवार की औसत आय के आधार पर। ऑप्शन बी है आपके सामने परिवार की औसत आय के आधार पर। ऑप्शन सी है आपके सामने परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। और ऑप्शन डी है आपके सामने देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पे। तो ये क्या पूछा गया है? ये भारत में निर्धनता का स्तर पूछ रहा है। तो निर्धनता का स्तर जो हम आंकते हैं वो किस आधार पे आंकते हैं? कि किसी भी परिवार में जो उपभोग किया जा रहा है और व्यय किया जा रहा है, उस आधार पर उसका क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम सही जवाब होगा। क्लियर? आगे देखिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा अध्यक्ष, और ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। ठीक है, तो देख लीजिए, राज्य की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्यपाल का जो वर्णन किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 153 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद नंबर 153 में। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। और राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 153 में किया गया है। दूसरा, अगर आपसे पूछता है कि संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष, ठीक है, ये राज्य का पूछा गया। मैं आपको बता देता हूं कि संघ की कार्यपालिका का अगर आपसे अध्यक्ष पूछता है तो आपको बता देना है कि संघ की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति जो होता है वो कौन होता है? संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों को भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? ठीक है, जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं उनको जो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर एक प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी संसद, और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। ठीक है, तो कौन प्रदान करता है? देख लीजिए, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग जो दर्जा प्रदान करता है वो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, आगे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर एक संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, और ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। किसके बारे में बात कर रहा है? वो समवर्ती सूची के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमारी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सूची की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में अगर सूचियों की बात की जाए तो सूची कितनी है? 3 है। एक है दोस्तों संघ सूची, और दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है, तो सूची अगर आपसे पूछता है कितनी सूचियां हैं तो सूचियों की संख्या कितनी है? 3। और ये सूचियों का वर्णन किस में दे रखा है? अनुसूची नंबर 7वीं अनुसूची में क्या कहता है?
लिस्ट बताता है, वो सूची बताता है। तो उन सूचियों की संख्या कितनी है? 3। एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। क्लियर? आगे, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी कानूनी कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी नागरिक कर्तव्य और ऑप्शन नंबर डी है निषेधात्मक कर्तव्य। यानी सरकारी संपत्ति की हम रक्षा करें, ये हमारा क्या होगा? कर्तव्य होगा। और हम भारत के क्या हैं? नागरिक हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब होगा इसका? सी एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब होगा। आगे देखिए, ये पूछा गया है बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए तैराकी, ऑप्शन नंबर बी मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर सी स्नूकर और ऑप्शन नंबर डी पोलो। तो बटरफ्लाई किससे संबंधित है दोस्तों? इसने याद आप लोग जरूर रखें, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न पेपर में क्या किया जाता है? पूछे जाते हैं कि ये किससे संबंधित है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। क्लियर? आगे, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? कोई व्यक्ति जब ऊंचाई पे चढ़ता है, पहाड़ पे चढ़ता है, तो वो आगे झुककर क्यों चलता है? ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने। तेज चलने के लिए, अरे ऊंचाई पे चढ़ेगा तो तेज तो चल ही नहीं सकता, ये गलत हुआ। दूसरा, फिसलने से बचने के लिए, फिसलने से बचने के लिए आगे नहीं झुकता है कभी भी। ठीक है। दूसरा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, और तीसरा है स्थायित्व बढ़ाने के लिए, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आंसर जो हमारा सही होगा वो कौन सा होगा? अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए। यानी स्थायित्व ऐसे बढ़ाने के लिए जब वो आगे झुकेगा तो पीछे नहीं गिर पाएगा ऊंचाई पर चढ़ते समय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी एकदम सही जवाब होगा। आगे देख लीजिए, आगे क्या पूछ रहा है कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए डीएनए, ऑप्शन नंबर बी आरएनए, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आपका जो सही जवाब होगा कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक जो पदार्थ है वो कौन सा है? डीएनए। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो देख लीजिए डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये किसकी फुल फॉर्म है? ये डीएनए की फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर आपकी आरएनए से पूछता है तो आरएनए की क्या होगी? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होगी? राइबो न्यूक्लिक एसिड होगी किसकी? आरएनए की। क्लियर? आगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, ऑप्शन बी क्वथन कम ताप पर होने लगता है, ऑप्शन नंबर सी दाब स्थिर रहता है और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आपका दोस्तों जो सही जवाब होगा कि क्वथन हमारा कम ताप पर होने लगता है, यानी दाब बढ़ जाता है, तो खाना प्रेशर कुकर में क्या होता है? जल्दी पक जाता है। क्लियर? आगे देख लीजिए, आगे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी सही कौन सा नहीं है, ये आपको मैच करने के लिए दिया गया है। तो ये बता रहा है कि ये विटामिन आपको दे रखे हैं और उधर बताया गया कि कौन सा रोग होता है विटामिन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर एक है आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये बिल्कुल सही है। और विटामिन डी की कमी से नपुंसकता होती है, ये गलत है दोस्तों। विटामिन डी की कमी से नपुंसकता नहीं होती है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देख लीजिए, विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है रिकेट्स।
कौन सा रोग है? तो वो रिकेट्स है। और रिकेट्स को दोस्तों क्या बोला जाता है? सूखा रोग। क्या बोला जाता है रिकेट्स को? सूखा रोग भी बोला जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कल्प योजना क्या पूछ रहा है आपसे कि कल्प योजना, एक सेकंड ज्यादा ऊपर हो गया। कल्प योजना संबंधित है ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन नंबर सी उच्च शिक्षा से और ऑप्शन नंबर डी प्राविधिक शिक्षा से। तो किससे संबंधित है कल्प शिक्षा? तो देख लीजिए, कल्प शिक्षा जो संबंधित है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प शिक्षा किससे संबंधित है? तो कल्प शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। क्लियर? आगे, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर एक 1992, ऑप्शन नंबर बी 1995, ऑप्शन नंबर बी 2000 और ऑप्शन नंबर डी है 1997। ठीक है, तो देख लीजिए इसका जो आपका सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? 2000। और 2000 कब से? जुलाई 2000 से। कब से? जुलाई 2000 से क्या की गई? शुरुआत की गई। आगे देखिए, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किससे संबंधित हैं? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर एक बनारस घराने से, ऑप्शन नंबर बी जयपुर घराने से, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ घराने से और ऑप्शन नंबर डी है रामपुर घराने से। तो ये किससे संबंधित है? देख लीजिए, ये संबंधित हैं आपके बनारस घराने से। यानी ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किससे संबंधित हैं? तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित हैं। क्लियर? आगे, ये आपके मैच करने के लिए दिया गया है कि पशु मेला कहाँ लगता है, और दूसरा द्रुपद मेला पूछा गया है, और गोविंद मेला और माघ मेला। ये ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, क्या पूछा गया कि पशु मेला कहाँ पे लगता है, दूसरा आपसे ये पूछा गया कि द्रुपद मेला कहाँ पे लगता है, और तीसरा आपसे ये पूछा गया कि वाराणसी मेला कहाँ पे लगता है। तो देख लीजिए आप लोग एक बार, पशु मेला की हम बात करते तो पशु मेला कहां पे लगता है? तो पशु मेला लगता है बटेश्वर। पशु मेला कहां पे लगता है? बटेश्वर में लगता है। दूसरा, आपसे अगर पूछता है कि द्रुपद मेला कहां पे लगता है, पशु मेला कहां पे लगता है, तो ये पशु मेला बटेश्वर में लगता है, और बटेश्वर कहां पे है? आगरा में। और अगर आपसे पूछा कि द्रुपद मेला कहां पे लगता है, तो द्रुपद मेला लगता है वाराणसी। कहां पे लगता है द्रुपद मेला? वाराणसी में। और अगर आपसे पूछता है गोविंद साहब मेला कहां पे लगता है, तो गोविंद साहब मेला लगता है आपका अंबेडकर नगर। और तीसरा आपसे पूछता है कि माघ मेला कहां पे लगता है, तो माघ मेला लगता है इलाहाबाद यानी प्रयागराज। कहां पे लगता है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज। अब ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं कि कौन सा सही है, देख लीजिए। ए का तीसरा यानी पशु मेला बटेश्वर, ठीक है। बी का चौथा यानी बी जो है द्रुपद मेला वाराणसी, ये सही है। सी का दूसरा, सी का दूसरा यानी अंबेडकर नगर, बिल्कुल सही है। और डी का पहला इलाहाबाद। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। ठीक है, ये आपका मिलान ये सही होगा, क्योंकि पशु मेला बटेश्वर में लगता है, द्रुपद मेला कहाँ पे लगता है? वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर लगता है। और इलाहाबाद मेला कहाँ पे लगता है? माघ मेला, सॉरी, कहाँ पे लगता है?
इलाहाबाद में। ठीक है, ये सारे के सारे मेले लगते कहाँ पे हैं? ये उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं ये सारे के सारे मेले? कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? ये अच्छा प्रश्न है आपके लिए। ये आपकी सोच पर आधारित है कि आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। पुलिस करेगी क्या, पुलिस कैसा काम करेगी, ऐसा आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है सतर्क, ऑप्शन नंबर बी है सख्त, ऑप्शन नंबर सी है निरंकुश और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। क्या पूछा गया, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? क्या पुलिस को सतर्क रहना चाहिए? क्या पुलिस को सख्त रहना चाहिए? क्या पुलिस को निरंकुश रहना चाहिए? क्या ये सभी? तो देख लीजिए, जो सामान्य नागरिक होते हैं उनका धरना प्रदर्शनों का उनका क्या है, एक अधिकार है। ठीक है, तो इसीलिए जब अधिकार है तो अधिकार उनको दिया जाएगा, और जब अधिकार दिया जाएगा तो वहां पर जो पुलिस होगी उसको क्या होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, क्योंकि इस धरना प्रदर्शन में कोई भी हिंसा न हो जाए। इसलिए पुलिस को क्या होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। पुलिस इस धरने प्रदर्शन पर सख्त नहीं हो सकती है, पुलिस निरंकुश नहीं हो सकती है, तो ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही होगा। क्लियर? आगे क्या कहता है कि वर्तमान में भारत की पुलिस के समक्ष क्या क्या कठिनाइयां हैं? वर्तमान में भारत की पुलिस के समक्ष क्या क्या कठिनाइयां हैं? ऑप्शन नंबर ए, जनता का भरोसा प्राप्त न कर पाना, बिल्कुल सही है। पुलिस ज्यादातर जनता का भरोसा प्राप्त नहीं कर पा रही है। ऑप्शन बी, अपराध मनोविज्ञान में कुशल न होना। अभी पुलिस क्या है, अपराध मनोविज्ञान में उतनी कुशल नहीं है। ऑप्शन सी, आधुनिक सुविधाओं की कमी। आधुनिक सुविधाओं की कमी है लेकिन उनकी पूर्ति की जा रही है। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए ये पूछा गया है कि पुलिसिंग में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या अति आवश्यक है? पुलिस पुलिस में सुधार करने के लिए इनमें से क्या अति आवश्यक है क्या? ऑप्शन है, थानों में आने वाली हर शिकायत या घटना की रिपोर्ट अंकित करना। ऑप्शन बी है, पुलिस का रात्रि में सड़कों व मोहल्लों में गश्त करना। पुलिस को जनता के प्रति सदव्यवहार करके लोगों का विश्वास जीतना। अधिक संख्या में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करना। अब इसमें से पूछा क्या गया कि अति आवश्यक क्या है? ये ऑप्शन आपको चारों सही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें से जो पूछा गया, जो सबसे सटीक आंसर होगा कि पुलिस को इसमें से सुधार जो करना चाहिए, सबसे पहले वो कौन सा सुधार करना चाहिए? ठीक है, तो पुलिस को इसके सबसे पहले सुधार कौन सा करना चाहिए कि पुलिस को क्या करना चाहिए कि जनता के प्रति अच्छा व्यवहार करे, और जब जनता के प्रति अच्छा व्यवहार करेगी तो लोगों का विश्वास जीतने में पुलिस क्या होगी, कामयाब होगी। क्या होगी, पुलिस लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब होगी। और ये बात किस ऑप्शन में कही गई है, तो ये बात ऑप्शन नंबर 3 में कही गई है। और इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। क्लियर? कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। आगे देख लीजिए, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा में है? पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा में है? धारा नंबर 25, ऑप्शन बी है धारा नंबर 28, ऑप्शन सी है धारा 30 और ऑप्शन डी है धारा 32। ठीक है, क्या पूछा गया है आपसे कि सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन करने के लिए, यानी जब सार्वजनिक सभाएं और जुलूस निकाले जाते हैं तो उनकी अनुमति जो पुलिस देती है तो वो किस धारा के अंतर्गत देती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपका धारा 25, ऑप्शन बी है धारा 28, ऑप्शन सी है धारा 30 और ऑप्शन डी है आपका धारा 32। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। यानी पुलिस जो अनुमति देती है वो कौन सी धारा के तहत देती है, तो वो धारा नंबर 30 के तहत देती है। किसके तहत देती है, धारा नंबर 30 के तहत देती है। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे क्या पूछा गया है कि पुलिस अधिनियम निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य डायरी से
संबंधित उपबंधों का प्रावधान है। क्या है प्रश्न, क्या है आपका, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य डायरी से उपबंधों का प्रावधान है। ऑप्शन है आपका धारा 43, ऑप्शन बी है आपका धारा 44, ऑप्शन सी है आपका धारा 45 और ऑप्शन डी है आपका धारा 46। ठीक है, तो आपका कौन सा जवाब सही होगा इसमें से? आपका जो जवाब सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब होगा। यानी वो धारा कौन सी है जिसमें पुलिस अधिनियम की धाराओं का सामान्य डायरी से संबंधित प्रावधान दिया गया है, तो वो धारा कौन सी है? धारा नंबर 44 यानी 44। आगे देखिए, पर्सनल कंप्यूटरों को के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है, यानी पर्सनल कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सर्वर, ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी एंटरप्राइज और ऑप्शन नंबर डी नेटवर्क। तो कंप्यूटरों को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वर का प्रयोग किया जाता है। और सर्वर हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है? तो दोस्तों सर्वर हमारे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब होगा। आगे देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर, आगे क्या पूछा गया कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? तो देख लीजिए, 1 अप्रैल 1972, ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है? 1 अप्रैल 1972, ऑप्शन नंबर सी है 1 अप्रैल 1973 और ऑप्शन नंबर सी है 1 अप्रैल 1974 और ऑप्शन नंबर डी है 1 मई 1986। 1 मई 1986। तो इसका जो सही जवाब होगा कि ऑपरेशन टाइगर जो शुरू किया गया, ये कब शुरू किया गया? तो 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। और ये प्रोजेक्ट था कौन सा? तो ये बाघों के लिए था। किसके लिए था? बाघों के लिए ये प्रोजेक्ट था। और ये कहां पे शुरू किया गया? तो ये जिम कॉर्बेट में शुरू किया गया, नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, सॉरी। और जिम कॉर्बेट है कहां पे दोस्तों? तो देख लीजिए, जिम कॉर्बेट है आपका उत्तराखंड में। क्लियर? जिम कॉर्बेट आपका कहां है? तो ये उत्तराखंड में। क्लियर है? आगे देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है किससे? ऑप्शन ए बाघ से, ऑप्शन बी हिरन से, ऑप्शन सी हाथी से और ऑप्शन डी गैंडा से। बांदीपुर का संबंध जो है दोस्तों वो किससे है? तो बाघ से इसका संबंध है। और अगर आपसे पूछता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कहां पे, तो आप लोगों को बता देना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? कर्नाटका में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कहां पे? कर्नाटक में। क्लियर? आगे आगे आपसे पूछा गया कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। आगे आपसे पूछा गया कि भाभा परमाणु अनुसंधान कहां स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु और ऑप्शन नंबर डी है ट्रॉम्बे। तो भाभा परमाणु केंद्र कहां पे स्थित है? तो देख लीजिए, भाभा परमाणु केंद्र स्थित है कहां पे? ट्रॉम्बे में। और दोस्तों ट्रॉम्बे है कहां पे? महाराष्ट्र, मुंबई में। कहां पे है? महाराष्ट्र, मुंबई में। क्लियर? आगे आपसे ऑप्शन, ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है या शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 30 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 10 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? याद रख लीजिए 23 मार्च, सॉरी 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु
तीनों को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। तीनों को क्या दी गई थी? फांसी। इसलिए आपसे अगर पूछा जाए कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तब भी क्या होगा? 23 मार्च। और शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है, तब भी क्या होगा? 23 मार्च। क्लियर? आगे आज का हमारा अंतिम प्रश्न है ये आपके लिए। ये पूछा गया कि एशिया का नोबल किसे कहा जाता है। ये पूछा गया आपसे कि एशिया का नोबल किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी मान बुकर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी पुलित्जर पुरस्कार और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शंस आपका जो सही होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है? तो एशिया का इसे नोबल कहा जाता है। ठीक है, तो आगे ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। ये क्लास हमारी कितने बजे आती है? तो रात्रि में 9 बजे आती है प्रत्येक दिन। तो ऐसे ही और क्लासेस के लिए हमारे चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।